सो हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आपके सामने जो अभी पेपर खुला हुआ है कौन सा है? हिंदी का है। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा था, हमने वहाँ पर 2025 लिख रखा है। इसीलिए लिख रखा है ताकि वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो 25 का पेपर यहाँ पर देखें और तुरंत हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स करें कि हमको क्या पढ़ना है अपने आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ पर 24 हमने इसलिए 24 का पेपर हम दे रहे हैं, 25 का पेपर तो देना इनलीगली होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको 24 का पेपर, ये 2024 का पेपर है और इसी तरीके से आपका जो 25 में पेपर होगा इसी पैटर्न पर आएगा। पूरा का पूरा उसी तरीके का होगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इसका आप यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं 801 HD। जो यहाँ पर हम यहाँ पर आपको ये प्रश्न पेपर कराएंगे या प्रश्न पत्र कराएंगे, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यानपूर्वक इसको करिए। तो आइए अब हम बिना कुछ बातें करके यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि प्रश्न पत्र में हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, निर्देश दिए रहते हैं, यहाँ पर आप इनको पढ़ लीजिए या कि हम आपको बता भी देते हैं। देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। नोट आपको यहाँ पर देखा है कि दिया गया है, प्रथम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश आपको दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभक्त है। ठीक, 2 खंडों में विभक्त है, आपको पता है होना चाहिए, क्योंकि आप अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला जो खंड आ है उसमें हमारे 1 से 20 तक के 1 से 20 अंक, मतलब 1 से 20 तक जो प्रश्न दे होंगे उसके एक एक अंक होंगे और वह सारे प्रश्न हमारे बहुविकल्पी होंगे जिनके सही उत्तर OMR सीट में आपको देने होंगे। अब OMR सीट क्या होती है आपने अपने स्कूल में भर ली होगी, यदि नहीं भरी है तो हम आपको OMR सीट पर भी एक वीडियो देंगे और उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसी कैसी आपको गलती नहीं करनी है ताकि आपको पूरे OMR से 20 नंबर मिल जाएं। तो ओके, आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से, मतलब बॉल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प पर गोले को पूर्ण, मतलब ये हम आपको अगले वीडियो या जब हम OMR सीट की जब हम वीडियो आपको देंगे तो उसमें यहाँ पर हम आपको इसके निर्देशांक सारे बताने वाले हैं और आपको ये सभी गलतियाँ नहीं करनी है अपने एग्जाम में। अगला देखिए, जो हमारे पास चौथा निर्देश दिया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR, ये भी OMR से रिलेटेड है और आपको ये पढ़ लेना है और इसके बारे में हम आपको कहाँ पर जानकारी देंगे, अगली वीडियो जो हमारे पास आएगी OMR सीट का उसमें बताएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो पास है 5वां पॉइंट, वो भी क्या है, देखिए, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब आपके पास कोई प्रश्न दिया होगा तो उसके सामने उसके अंक लिखे होंगे। यदि 1 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, इस तरीके से आपको अंक लिखे होंगे। अब खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ये 50 अंक आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर हासिल करने हैं और हासिल किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से जब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। ठीक, 2024 के ये पेपर है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। अगला है 7वां क्या है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है, आगे पीछे नहीं करना है और कोई सभी प्रश्न छोड़ना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है और ये आपको बात पता होनी चाहिए कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर आपको समय व्यर्थ नहीं करना है और उस प्रश्न को छोड़ करके अगले प्रश्न में जो आपको प्रश्न आता है उस पर आपको बढ़ जाना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक जाना है और इस तरीके से जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है टर्न ओवर, तो आइए हम पेज को आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि हमने आपको पिछले, मतलब अभी यहाँ पे निर्देश में बताया था तो वहाँ पर हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने टिक भी लगा रखे हैं, इन टिक को हम इरेज कर देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन कराएंगे और इनके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब खंड
है इसका जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, क्या हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं? आपका जो पहला चैप्टर है मित्रता, उसके लेखक हैं। ठीक, समझ गए, रामचंद्र शुक्ल जी। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़ा कैमरा हिला, कोई बात नहीं, समझते चलिए आगे आगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र। ये हमारा कौन सी विधा का रचना है? तो रेखा चित्र है। ठीक, यहाँ पर आपको साथ में ही 2-3 क्वेश्चन आपको साथ में यहाँ पर समझने हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ भी साझा करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है कोकार्ण के रचनाकार हैं। अब ये जो प्रश्न है इसमें बड़ी दुविधा है, मतलब इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राजा नरसिंह। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है इनका नाम कहीं भी, तो यहाँ पर ये हमारे राइट आंसर होंगे, लेकिन ऑप्शन में तो कोई भी नहीं दिया है। और यदि इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में कोई सा भी एक आंसर लगा दीजिए, आपको यहाँ पर पूरे 1 नंबर मिलेंगे। जब आपके पास ये ऑप्शन दिया होता तो आप यदि इसके बजाय और किसी ऑप्शन में लगाते तो आपको नंबर नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया है जो राइट आंसर है, इसलिए आपके पास ये चारों में से ये आंसर क्या हो जाएगा, सही है। लेकिन ये चारों में से कोई सा भी एक आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलो चांद पर चलें, इसके रचनाकार हमसे पूछा है, तो इसके रचनाकार हमारे पास कौन है? जयप्रकाश भारती। यहाँ पर आपके पास तुम चंदा हम पानी ऐसे कुछ करके चैप्टर है आपके हिंदी में, तो आपका वो चैप्टर भी इन्होंने ही लिखा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी चांद की बात आ जाए तो जयप्रकाश भारती का नाम आप तुरंत लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलिए। तूफानों के बीच रचना की विधा, देखिए ये एक नाटक विधा की रचना है, और नाटक में से यदि हम यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं है तो ये यहाँ पर वैसा खेल नहीं चलने वाला जैसा कि अभी प्रश्न नंबर 3 में चला था, इसमें वैसा खेल नहीं चलेगा। यहाँ पर खेल कुछ दूसरा है। क्या? यहाँ पर नाटक विधा की रचना है, लेकिन नाटक यहाँ पे नहीं दिया। यदि नाटक ना दिया हो तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे कहानी विधा की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी हम लगा देंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि केशव दास किस काल के कवि हैं? यहाँ पर केशव दास के बारे में पूछ रखा है कि किस काल के कवि हैं हमारे केशव दास, तो केशव दास हमारे रीति काल के कवि हैं। तो आगे जो हमारा प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार यहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वह है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये कौन सी विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारा नाटक है। ठीक, आगे जो है यहाँ पर सूरदास आपके में है, पद नामक चैप्टर लिखा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपको हिंदी का पेपर कब देना बताइए? 24 फरवरी को देना है ना, तो आराम से पढ़ाई करते रहिए, अभी समय है। और समय इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। चलिए आगे के जो प्रश्न हैं उनको भी करते हैं। 7 प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए। देखिए यहाँ पर 7 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आगे जो हमारे प्रश्न हैं यहाँ पर 20 प्रश्न आते हैं। ठीक, अभी तो हमने 7 ही किए हैं। आइए करते हैं अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पर भारतेंदु युग की समयावधि पूछी है, मतलब भारतेंदु युग कब से कब तक चला, तो आपको पता होना चाहिए कि 1868 से 1900 ईस्वी तक हमारा भारतेंदु युग चला, और 1900 से 1928 तक हमारा कौन सा युग चला बता सकते हैं? यहाँ पर हमारा द्विवेदी युग चला, और उसके बाद ये हमारा शुक्ल युग चला, उसके बाद ये पता नहीं कौन सा युग चला। ठीक, हमें नहीं मालूम है। यहाँ पर जो जो पता थे हमने आपको बता दिए। अब सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब देखिए कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर कामायनी, आपने पढ़ा होगा कि कामायनी हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य है। कौन सी विधा की रचना है? तो महाकाव्य का ये है जयशंकर प्रसाद का। ठीक, अगला है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन से हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। यहाँ पर आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक हमारे पास देखिए 10 प्रश्न हो गए, इसमें हमारे 5 प्रश्न आते हैं कैसे? गद्य खंड के, और 5 प्रश्न आएंगे काव्य खंड के इतिहास से। तो यहाँ पर 10 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर अब आएगा आपके पास व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अब व्याकरण वाले प्रश्न में से आपकी पता होगी कि कौन कौन से व्याकरण में हमारे प्रश्न आते हैं, तो वही जो हमारा 11वां प्रश्न है उसी व्याकरण का एक हिस्सा है, और इसको हम यहाँ पर देखेंगे। पढ़िए, पढ़िए, हाँ रघुनंदन प्रेम परीत
तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो यहाँ पर परीते और बीते, यहाँ पर इसको पढ़ने से आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव या कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि प्रेम परीते बहुत दिन बीते, प्रेम परीते बहुत दिन बीते। यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव जनरेट हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है। हमने इंग्लिश का वर्ड यूज किया, व्युत्पत्ति हो रही है शोक नामक स्थायी भाव की। और जहाँ पर भी शोक नामक स्थायी भाव होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है ज्यों आँखों नि सब देखिए आँख न देखी जाहि, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? अब देखिए श्लेष अलंकार यहाँ पर होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए आँख और देखिए यहाँ पर समझिए आँखिन और ये आँख, इन्हीं के यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग अर्थ हैं, मतलब कि समझ रहे हैं। श्लेष अलंकार आपने पढ़ा होगा कि किसका दो वर्ड आएंगे सेम सेम होंगे और अलग अलग आएंगे और उनके अलग अलग अर्थ होंगे। क्या बता सकते हैं कि हमने सही बताया है, गलत बताया है? देखिए इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ज्यों, यहाँ पर ज्यों, ज्यों मानो तन जानो जन मानो जन, ये सारे वर्ड आते हैं। ये कौन से वर्ड होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है कोई अर्थ होता है इनका, ठीक है। और वाचक शब्द यहाँ पर भी आए तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर आपको सारी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर ये न लगा दीजिए, ये न लगा दीजिए, ये न लगा दीजिएगा, तो आपको कौन सा लगाना होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है सोरठा संध के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा है इसलिए। और यदि दोहा आ जाता, दोहा में उल्टा होता है सोरठा के, तो यहाँ पर 11-11 नहीं, यहाँ पे क्या क्या हो जाता है? 13-13। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हमने 13 प्रश्न कवर कर लिए। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास और प्रश्न बहुत सारे हैं। चलिए मिलते हैं, मतलब करते हैं आगे के प्रश्न। तो देखिए जो अगला प्रश्न है हमारे पास, सुगम शब्द में उपर्युक्त या प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सु। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आपको करना होता है आराम से। नवरत्न में कौन सा समास है? नव आया है मतलब गिनती आ गई तो द्विगु समास हो जाएगा। और यहाँ पर पृथ्वी का हमको शब्द कौन सा नहीं बताना है? पर्यायवाची नहीं बताना है, तो प्रसून हो जाएगा। देखिए भू भी होता है पृथ्वी का, धरा भी होता है और वसुधा भी होता है, चौथा नहीं है तो बस इसको नहीं करने देंगे, खत्म काम। त्वम शब्द में विभक्ति एक वचन, ये हमको बताना है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से आते हैं? अहम आता है, ठीक, मैं वाला आता है और त्वम वाला आता है। तो त्वम त्वम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि रे अहम मम मया मयम, ये हम आपको पढ़ाएंगे एकदम ट्रिक के साथ में, याद करा देंगे, ठीक है। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमको बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे पास 8 होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमारे पास 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य कौन से होते हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पर आपके पास वाक्य होते हैं कुछ अलग टाइप से, वो हम आपको बताएंगे जब हम आपको कराएंगे। अब यहाँ पर जब हम प्रश्न करा रहे हैं तो आपको प्रश्न पर फोकस रखना है। टॉपिक आपने पढ़ा है, साल भर पढ़ाई की है, ठीक, नहीं किया तो प्रश्न करिए और प्रश्न से ही आप आंसर दीजिए और आपको एग्जाम में इसी तरीके से आंसर देना है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्त। अब कर्त से ही पता चल रहा है कि कर्ता की प्रधानता होती, कर्मवाच्य होता है तो कर्म की प्रधानता होती। इस तरीके से सिंपल सवाल आते हैं जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, वे पद कहलाते हैं विकारी पद। अब अविकारी पद जिनके वाक्य अलग अलग रूप में नहीं मिलते हैं अविकारी पद, और जिनके वाक्य अलग अलग रूप में मिलते हैं वे हमारे विकारी पद। सिंपल। आगे देखिए, आगे के जो प्रश्न हैं वो हमारे अब यहाँ से शुरू हो जाता है खंड बा। देख पा रहे हैं खंड बा? हाँ देखिए खंडवा क्या है। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। देखिए ये सब प्रश्न करे हुए हैं और आपको यहाँ पर पहचानना होगा कि गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है। आपने साल भर पाठ पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिया है और ये हमारे पास गद्यांश दिया है। जो वृद्ध हो गए वह जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए तो जैसे भविष्य उज्जवल हो जाता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति में के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान
यहाँ पर ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हो गए। अब रेखांकित अंश की यहाँ पर हमको पहले ये बताना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बता देना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, इसकी व्याख्या कर देनी है। लेखक के वर्तमान काल को सुधारने का काल क्यों कहा गया, ये आपको जब इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अथवा में दिया होता है, यदि आप ये करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो दूसरा आपको दिया होगा ऑप्शन में, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगला है ईर्ष्या का संबंध, ये आपको पास पढ़ना है। ईर्ष्या जहां पर भी आ जाए आपको पता हो जाएगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का ये हमारे पास पाठ है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है और पाठ के नाम और लेखक का नाम आपको दे देना है। पाठ का नाम क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और रामधारी सिंह दिनकर लेखक का नाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आपको कर देनी है लेखक के अनुसार। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसी प्रश्न में या इसी गद्यांश में मिल जाएगी। इन प्रश्नों के उत्तर आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस प्रश्न को करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अब ये काव्य का है। दूसरा प्रश्न है काव्य का। मैया मैं न चरइहो गाय, मैया हो हन न चरइहो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जो न पताई पूछ बलिदाहू अपनी सौं दिवाई, यानी सुन्नी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मतलब जैसे ही आप ये पढ़ते हैं तो सूरदास के पद आपके में चैप्टर है सूरदास के पद। यदि आप ये समझ चुके हैं तो आपको यहाँ पर पता चल गया चैप्टर का नाम क्या है, सूरदास के पद, और यहाँ पर लेखक कौन है या कवि कौन है, तो सूरदास हमारे कवि हो जाएंगे। पहला आपको पता चल गया। उपयुक्त पद संदर्भ लिखना है। और संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद नामक चैप्टर से या पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। 2-2 नंबर का है, देखिए 2-2 नंबर के सारे प्रश्न 2-2 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है 3 गुट्टे 2, मतलब 3 प्रश्न है 2 नंबर के, और यदि पूरे हमारे प्रश्न हो जाएंगे तो 6 नंबर हमको मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आपको कर देनी है, और बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे चैप्टर या तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चार नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर में चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये शायद सुमित्रा नंदन पंत का है। ठीक, ये आप पढ़ेंगे, हमको कन्फर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक, संदर्भ आपको लिख देना है इसी तरीके से और आपको पता चल जाएगा, और आपको 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कर देनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ पे, ये आपको रेखांकित अंश दिए हैं, इनकी व्याख्या आपको कर देनी है। और रेखांकित अंश की व्याख्या पहला हमको प्रश्न, दूसरा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन की जोड़ियों में चाह नहीं है और क्यों। यहाँ पर आपको जब ये पढ़ेंगे आप समझ में जाएंगे कि किस तरीके से आप डीपली यदि एक बार रीडिंग लगा लेते हैं तो आपको प्रश्न का आंसर आराम से मिल जाएगा। 2 नंबर 7-7। अब हमारा आता है संस्कृत का भाग। संस्कृत का भाग यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि हम कौन से चैप्टर का ये हमारे पास संदर्भ या गद्यांश आया है संस्कृत का। अब ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत गद्यांश है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत नामक खंड, संस्कृत खंड के जो चैप्टर है उस चैप्टर के से लिया गया है। बस इसके रचयिता तो होते नहीं है, लेखक होते नहीं है, तो आपको बस इतना लिख देना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है, सिंपल। अब अथवा में यदि आप ये ना करना चाहें तो ये कर देना है। और ये प्रश्न आता है 5 नंबर का, 5 नंबर आपको गंवाने नहीं है। ओके, आगे चलिए। अब हमारे पास यहाँ पर पद्यांश आएगा, संस्कृत का पद्यांश आएगा। नितराम नीचो अस्मेति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अंत्यस्त सरस हृदयो यथा परेशान गुणग्रहीतासी। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शायद ये जो भी चैप्टर से लिया गया है आप वहाँ पर लिखेंगे। कन्फर्म नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, यदि हमको कन्फर्म होता तो हम आपको बताते। ठीक, अब आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास दूसरा श्लोक दिया है, यदि आप इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख देते हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 नंबर आपको मिल जाएगा। टर्नओवर करते हैं, आगे का देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर देखिए खंड काव्य आपको लिखना है, जिस जिला से आप हैं उस जिला के आधार पर यदि आप यहाँ आपके यहाँ ये खंड काव्य चलता तो ये लिखेंगे, ये चलता है ये, मतलब यहाँ मैं अभी लखनऊ में हूँ, लखनऊ में हमारे यहाँ जय सुभाष खंड काव्य चलता है, तो जय सुभाष खंड काव्य के 2 प्रश्न आते हैं, तृतीय सर्ग या तो आपको नायक का चरित्र चित्रण लिखना होता है।
और आप ये सर्ग ना लिख के चरित्र चित्रण लिखेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि चरित्र चित्रण का ये एक प्रश्न आपके में हमेशा निश्चित होता है कि आना ही आना है। अब नेक्स्ट है लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय हैं। यहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, भागवत सरल उपाध्याय दिया है। तो ये 3 है, इनमें से आपको एक करना है जो आपको आता है। ठीक, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर को आपको फ्लो चार्ट और जीवन परिचय लिखने के लिए मिलेंगे और 2 नंबर आपको रचनाएं, एक प्रमुख रचना के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपको काव्य में मिलेगा। काव्य में भी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल और केदारनाथ सिंह। अब आपको बिहारी लाल हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो कि आपको करने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। उसकी वीडियो भी आएगी। ठीक, परेशान मत होइए, जब हम आए तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बस आपको उसको फॉलो करते रहना है। ठीक, अब यहाँ पर भी उसी तरीके से पैटर्न होगा। आपको लिखना है पहले इनका जीवन, ये फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद आपको 2 रचनाएं लिख देनी है। रचनाएं, अब रचनाएं हम बता दें क्या, यहाँ पर मैं बिहारी लाल की एक ही रचना है, ओनली बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक ही रचना है, मात्र एक रचना है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है। अब अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये यहाँ पर ध्यान देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर 2 श्लोक तो आएंगे ही आएंगे आपके प्रश्न पत्र में। 2 श्लोक आएंगे, एक ये है। अब आपको 3 श्लोक तो हमेशा मतलब ऑलरेडी याद ही करके जाना चाहिए, क्योंकि 2 प्रश्न तो आ ही सकते हैं, क्या पता आप जो याद करके आए वही आ जाए, तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको 3 श्लोक याद करने हैं और वो 3 श्लोक हम आपको याद कराएंगे। आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि कौन कौन से आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपके पास क्या आएगा, अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र आएगा, पत्र में आपको लिखना है आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई करने के लिए नगर जनपद के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आपको पत्र लिख देना है, या तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है आप, अथवा यहाँ पर देखेंगे तो या तो ये प्रश्न कीजिए या तो ये, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर संस्कृत के उत्तर देने हैं, ये तो 2 देने हैं ना, 2 प्रश्नों के, तो 2 प्रश्नों के यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, तो 4 में से आपको 2 देने हैं। विद्या केन वर्ते, विद्या अभ्यासेन वर्तते, चंद्रशाखा का आसीत, यहाँ पे चंद्रशाखा एका भारतीय वीरस आसीत, यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है वो है 10वां, जिसमें हमारे पास दिया है कि हमको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। एक विषय पर निबंध लिखने हैं। आपके पास 5 विषय आ गए हैं, इतना सिंपल हो गया। देखिए, अब आपको पास यहाँ पर कौन सा निबंध लिख सकते हैं आप, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, इंटरनेट पर लिख सकते हैं, छात्र तथा अनुशासन पर लिख सकते हैं, किसी एक त्यौहार का वर्णन कर सकते हैं, नई शिक्षा नीति पर कर सकते हैं। और ये आपके पास निबंध आ जाएगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर। और इस तरीके से आप वर्णनात्मक प्रश्न कर लेंगे तो आपके पास पूरे 70 नंबर मिल जाएंगे। आपके पास 20 नंबर हो जाएंगे बहुविकल्पी के और 50 नंबर हो जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न के, तो टोटल आपके पास 70 नंबर मिल जाएंगे। 70 नंबर का जब आप पेपर कर लेंगे तो आपके पास पूरे नंबर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको यह मॉडल पेपर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में, नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नए किसी एक अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ऑल द बेस्ट।